वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग जो अपनी सीरीज़ है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग आर री एग्ज़ाम के लिए और साथ में यूपी पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देख रहे हैं। डेली प्रैक्टिस कीजिए। रात को 9 बजे क्लास आती है जो कि आर के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, यूपी पीसीएस के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो सारे लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पर ही आधारित हैं। अभी जो पिछले पेपर हुए हैं, चाहे वो रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का हो या फिर अभी पीसीएस का भी एग्जाम हुआ है, दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। और इन क्वेश्चन से अगर आप डेली सॉल्व करें, प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज किया कीजिए, अपने क्वेश्चन के आंसर देखिए, फिर कमेंट करके आप बता सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये एक तरीका है आपके प्रैक्टिस का। इसके साथ ही जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ते रहेंगे। जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, मैं बोलूँगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस के लिए 2025 का फॉर्म अपडेट खत्म होने वाली है। अगर आपने नहीं फिल किया अभी भी फिल कर दीजिए और आप प्री प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन करके आप सभी को पता है पीसीएस हो या आर हो, इन सभी एग्जाम में जो सिलेक्शन रेशियो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पर जो कंटेंट मिलता है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके अलावा आपको और कोई कंटेंट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको जो टाइम मिला है 3 से 4 महीने का, ये आपको मिल गया है आर के लिए। तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। सारे सब्जेक्ट आप वीडियो से कंप्लीट करेंगे और करंट अफेयर आपको सभी को पता है कि यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप कितनी भी मैगजीन फॉलो कर लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन एग्जाम टाइम में नहीं हो पाते, करंट के खासकर। तो वो भी आपके क्वेश्चन ना छूटने पाए, वो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ये नंबर्स दिए गए हैं, इन पे आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जानकारी दे दी जाएगी। या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। उसको डाउनलोड कीजिए और हाँ, ज्ञान से कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डेली रात को 9 बजे क्लास आती, प्लेलिस्ट में क्लास ऐड है। इसके अलावा किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में, आपको कैसे तैयारी करनी है किसी स्ट्रैटेजी में, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 66 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से हमें सही विकल्प चुनना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। दोनों स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी के चारों ओर मौजूद ओजोन परत जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है के क्षरण का मुख्य कारण है। सेकेंड है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक गरीबी के मापन की एक बहुआयामी अवधारणा है और इसे 2011 से मानव विकास रिपोर्ट में प्रकाशित किया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या है, पृथ्वी के चारों ओर मौजूद होता है और ओजोन परत आप सभी को पता है स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, समताप मंडल में होती है, जो हानिकारक यूवी रेज हैं जो हार्मफुल है हमारे लिए, उनको आने से रोकती है। अब इसके क्षरण का कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक ये 2010 से, ना कि 2011 से, तो 2010 से मानव विकास रिपोर्ट में प्रकाशित किया जा रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा कहाँ पर आपको क्या दिया गया है, तो केवल पहला कथन सही है और वो हमें ऑप्शन बी में दिया गया है। 67 क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेज दिए गए हैं, जैसे कि 31 में दिया गया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे होता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और 22 अप्रैल को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है। कौन से इसमें से पेयर करेक्ट है, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो 31 मई को सही दिया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है। थर्ड देखिए क्या दिया गया, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस है और 5 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। जबकि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि 4 ही पेयर करेक्ट है। तो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब होता है, ये होता है 3 मई को। कब होता, 3 मई को, ठीक है, फिर से देख लीजिए, 3 मई। 68 क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसमें कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, कौन कौन से करेक्ट हैं वो हमें बताना है। पहला आर्टिकल 61, तो आर्टिकल 61 में बताया जा रहा है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है।
जो प्रोसीजर होता है इम्पीचमेंट का प्रेसिडेंट का वो किसमें है, 61 में, करेक्ट है। आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष समता और समानता के बारे में किसमें वर्णन है, आर्टिकल 14 में, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 17 में उपाधियों का उन्मूलन दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन है, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल फिर ये उपाधियों का उन्मूलन किसमें, तो आर्टिकल 18 में है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 दिया गया, जबकि ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्टिकल 21A, ठीक है, जो बाद में जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 रिलेटेड है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से, ठीक है, याद रखिएगा, ये हो जाएगा। आर्टिकल 51 में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, गलत है, आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये आर्टिकल 51 में है। यहाँ पर केवल पहला और दूसरा पेयर ही सही था, इसलिए ऑप्शन ए चूज करेंगे। 69 क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला, एस एन मुखर्जी संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे। सेकंड है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। थर्ड, संविधान के आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए, जो एस एन मुखर्जी हैं ये संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे, ड्राफ्ट्समैन थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन, करेक्ट हो जाएगा। और जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं ये कैलीग्राफर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 53 में क्या है, राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की कार्यपालिका शक्ति, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा के संविधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि BN राव क्या थे, संवैधानिक सलाहकार ये नियुक्त किए गए थे। सेकंड स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति को किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है, तो ये भी सही है कि किसी भी क्षेत्र को अगर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, शेड्यूल एरिया बताना है, तो ये पावर किसके पास है, ये राष्ट्रपति के पास है। अगला स्टेटमेंट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में शामिल होने या भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने से मना किया था या इसको स्वीकार करने पर रोक लगाई थी, ये भी कथन सही है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। 71st क्वेश्चन देखिए, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, सारे स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। पहला है, भारतीय संविधान का भाग 15 दिया गया है, इसमें आर्टिकल दिए गए हैं 324 से 343, जिसमें निर्वाचन आयोग और चुनाव से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। सेकंड देखते हैं, पार्ट 8 दिया गया है, इसमें आपातकालीन प्रावधान है, उनके लिए आर्टिकल 352 से 360 दिए गए हैं। फिर देखते हैं पार्ट 20 दिया गया है, जिसमें 368 में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख है। भाग 10 दिया गया, जिसमें आर्टिकल 244 से 244A तक है, जिसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। कोई एक गलत है, बाकी 3 सही होंगे, तो राइट आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन ए। तो भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग है और चुनाव से संबंधित प्रावधान है। आप बोलेंगे ये तो सही दिया गया, गलत कहाँ है, तो 324 से आर्टिकल 329 तक इसका प्रावधान है, ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सही है, तैयार कर लीजिए। पार्ट 8 किससे रिलेटेड है, तो आपातकाल, माफ कीजिए, पार्ट 18 जो है, भाग 18 वो आपातकालीन प्रावधान से 352 से 360 तक के आर्टिकल हैं, ठीक है, आपातकालीन जो भी प्रावधान है वो इसमें आ जाएंगे। फिर भाग 20 है, जो संविधान संशोधन या अमेंडमेंट से रिलेटेड है, जो कि आर्टिकल 368 में इंक्लूडेड है। फिर पार्ट 10 की बात की जाए तो आर्टिकल 244 टू 244A, ये करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 148 है, इसके अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा। तो एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, जिसको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। सेकंड है, जो कैग है, इसको कैग बोलते हैं, इनकी जो 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। थर्ड स्टेटमेंट है, भारत का जो कैग है वो एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है। फोर्थ है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के महालेखा परीक्षक विभाग का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, चलिए देखते हैं। तो पहला तो आर्टिकल 148 दिया गया है, जो कि कैग से रिलेटेड है, करेक्ट हो जाएगा। इनकी कितनी अवधि होती है, तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, तो 6 और 65, इसमें गलत क्या दिया गया, 5 वर्ष दे दिया गया, बस ये गलत हो गया, ठीक है। ये एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के महालेखा परीक्षक विभाग का क्या होगा, प्रमुख होगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1, 3, 4, ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
73rd क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1946 में क्षितिज चंद्र नियोगी की अध्यक्षता में गठित हुई थी सलाहकार योजना बोर्ड। इसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी। सेकंड है, इस आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। थर्ड है, योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी जिसकी प्रकृति सलाहकारी थी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। ठीक है। एमवी माथुर ने वित्त आयोग और योजना आयोग के विलय का प्रस्ताव रखा था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 74th क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। सारे स्टेटमेंट देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में दिए गए हैं कि ये एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अंतर्गत 31 जनवरी 1992 में की गई थी। थर्ड, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितना होगा, तो 3 वर्ष। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये एक सांविधिक निकाय है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 31 जनवरी 1992 को किस अधिनियम के तहत, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत। अब इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल, अब ये इसमें कितना दिया गया है कि 3 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये भी सही दिया गया है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऐसा कहा गया है। जबकि ये किसके द्वारा नामित किए जाते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये चौथा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य और 1 सदस्य सचिव होते हैं। ठीक है, अन्य सदस्यों को देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य होंगे इन सबको केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी पहली प्रमुख जो जयंती पटनायक थी, इसकी जो पहली प्रमुख थी वो कौन थी, जयंती पटनायक थी। इनका नाम याद रखिएगा। एक चीज और आपको कमेंट करके बतानी, ये होमवर्क है। ठीक है, जिसको नहीं याद हुआ करे वो आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन, तो मैं अगले वीडियो में इसका आंसर दे दूंगी। तो अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 75th क्वेश्चन देखिए, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताने इनमें से कौन से करेक्ट हैं। पहला, अक्टूबर 1986 में स्थापित सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स रक्षा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में डीआरडीओ की अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला है। सेकंड है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2021 को अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपेस लॉन्च किया है, SUPACE है। ठीक है, देखिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे सारे स्टेटमेंट देख करके। पहला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कौन है ये, फादर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सेकंड है, वायसराय कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और एचिंसन आयोग सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने से संबंधित एक आयोग है। फोर्थ है, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इनको आप लर्न कर सकते हैं। 77th क्वेश्चन देखेंगे, दोनों स्टेटमेंट देख करके बताएंगे कौन से करेक्ट हैं। पहला है, संघ और राज्य दोनों ही समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं, लेकिन संघ और राज्य के कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में संघ का कानून ही मान्य होगा। सेकंड है, लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति और विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। सबसे पहले समझते समवर्ती सूची। तो हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, 3 तरह की लिस्ट उसमें दी गई हैं। पहली तो है सेंट्रल लिस्ट, संघ सूची, दूसरी है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, और तीसरी समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए उन पर कानून दोनों बना सकते हैं, राज्य और कौन बनाएगा, केंद्र भी। अब यहाँ बात हो रही है, अगर किसी समवर्ती सूची पर कानून बनाया गया है, संघ और राज्य दोनों में टकराव की स्थिति है, तो यहाँ पर किसका कानून मान्य होगा, वो हो जाएगा फिर संघ का कानून, राज्य का कानून वहां पर मान्य नहीं होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा भी आपको सही दिया गया, लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति और विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित जो राज्य के राज्यपाल हैं, इनके द्वारा ही चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी। 78th क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्टेटमेंट देखिए। तो पहले 0 आवर या फिर शून्यकाल के बारे में बताया गया। दोपहर 12 बजे शुरू होता है और इसीलिए इसे शून्यकाल कहते हैं। सेकंड, आर्टिकल 312, इसके तहत राज्यसभा के पास
अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के संबंध में विशेष शक्ति प्राप्त है। थर्ड है, विपक्ष के नेता को भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है। एक करके देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। विपक्ष के एक नेता को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, किसके द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है, ना कि भारत के राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। 79वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? संघ वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राष्ट्रपति किसे नियुक्त करते हैं? संघ वित्त आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। तो इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। तीनों स्टेटमेंट देखिए मानव विकास सूचकांक के बारे में। तो 1990 में बांग्लादेशी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, ये भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा इसे बनाया गया था। इसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा देश के विकास को मापने के लिए किया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, यह एक सांख्यिकी उपकरण है जिसका उपयोग किसी देश की सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में समग्र उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। सही उत्तर देखेंगे क्या होगा। तो देखिए, इसे 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, इनके द्वारा बनाया गया था। करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा देश के विकास को मापने के लिए। और मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी उपकरण है जिसका उपयोग किसके लिए करते हैं? किसी देश की सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में समग्र उपलब्धि को मापने के लिए। तो ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में मैंने बोला है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर बांग्लादेशी दिए गए हैं। तो महबूब उल हक तो थे लेकिन ये पाकिस्तानी थे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो एक एक छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी, जैसे मैंने यहाँ पर अभी नहीं देखा, तो इन सब चीज़ों को नहीं भूलना, इनको भी फोकस करते रहिए। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आती हूँ अगली क्लास में। कोशिश कीजिए जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहिए। पेड कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, कांटेक्ट कीजिए। फुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, फुल मॉक टेस्ट लगाइए। जो समय है आरओ के लिए, आरओ के लिए, उसमें ढंग से लग जाइए। अभी भी तैयारी आपकी बेहतर हो सकती है। जो नहीं पढ़ रहे वो लग जाइए, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उसे और मजबूत रखिए। धन्यवाद।